सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, 20 साल तक अफ़गानिस्तान में अमरीका मौजूद रहा। बहुत से अहदाफ उन्होंने हासिल भी किए। उन अहदाफ में अफ़गानिस्तान में अलकायदा का ख़ात्मा हो या फिर उसके बाद उसामा बिन लादेन की एबटाबाद में हलाकत का मामला हो। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब क्या अमरीका ने कुछ हासिल नहीं किया। लेकिन एक नज़र ये भी देखें कि अमरीका 20 साल तक रशिया को गर्म पानियों तक रोके रखा है, चाइना की इक्तसादी तरक्की को रोके रखा है। 20 साल इस खित्ते में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी बढ़ी हैं। ईरान को कंट्रोल करने के लिए भी ये तमाम तर मामलात 20 साल होते रहे। लेकिन अब जब जो बाइडन से सवाल किया गया, 2 महीने पहले उन्होंने भी ये कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि अफ़गानिस्तान पर जो है वो काबिज़ हो जाएं तालिबान। लेकिन आज की यानी कि गुज़श्ता रोज़ की जो उनकी तकरीर थी उसमें बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि हमारा अहदाफ कभी भी अफ़गानिस्तान की तामीर नौ नहीं था। हमारा कभी भी मिशन ये नहीं था कि हम अफ़गानिस्तान को तब्दील करें, उस कौम की जो है वो डेवलपमेंट करें। हमारा मिशन था अलकायदा का ख़ात्मा और उसामा बिन लादेन को मारना। 20 साल तक रहने के बाद अब अमरीका के जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये अलकायदा के ख़ात्मे और उसामा बिन लादेन की हलाकत को भी एक अरसा गुजर चुका, लेकिन उसके बाद भी वहीं पर मौजूद रहे अमरीकी। अब ये भी कहा जाता है कि अमरीका को वहाँ की मौजूदा जो साबिका अफ़गान हुकूमत और अफ़गान सेटअप था वो किसी सूरत भी नेटो अफवाज और अमेरिकन अफवाज को वहाँ से निकलने के लिए राज़ी नहीं कर रहा था कि आप यहाँ मौजूद रहें वरना इंसर्जेंसी का मामला हो सकता है। और आखिरकार अब 20 साल के बाद अमरीका के जाने से पहले ही यानी 31 अगस्त से पहले ही अफ़गान तालिबान वहाँ पर आ गए। अब ये कहा गया कि अफ़गान तालिबान बज़ोर ताकत अब काबुल पर कब्ज़ा कर चुके हैं। लेकिन जो बातें चीज़ें तय हो रही थीं दोहा के अंदर पिछले 2 साल से 2.5 साल से, उसमें क्या चीज़ें तय हुई थीं कि एक जानिब अमरीका और तालिबान बात कर रहे हैं, एक जानिब मसालती कमेटी जो बनाएगी तालिबान की जानिब से वो भी मज़ाकरात का हिस्सा है। दीगर मज़ाकरात भी चल रहे थे दोहा में, वहाँ पर भी बातचीत हो रही थी। तो ये कोई रातों रात उठकर तालिबान काबुल पर कब्ज़ा नहीं कर चुके। उन्होंने कंट्रोल रातों रात नहीं कर लिया है कि 3-4 दिन 7 दिन में पूरा अफ़गानिस्तान उनके कंट्रोल में आ गया। ये चीज़ें बहुत पहले से तय हो रही थी कि क्या, लेकिन इस बात का इदराक अमरीका को नहीं था कि अफ़गानिस्तान में मौजूद अफवाज और वहाँ पर हुकूमत वो मुकाबला कर पाए नहीं। बहरहाल अब देखते हैं कि असल दफ़ा है वो है नया सेटअप जो सब की जानिब नज़र है। आज हम इस सेटअप के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर अहमद लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल। बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आपके वक्त का हमें ज्वाइन किया है। तलत वज़ारत साहिबा ने बैनुल-अक़वामी अमूर की माहिर हैं, बहुत शुक्रिया तलत वज़ारत साहिबा आपके वक्त का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिफ़ाई तजज़ियाकार कर्नल मुख्तार अहमद भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब सर आपके वक्त का भी। बस अब आपसे आगाज़ करते हैं कर्नल साहब, 20 साल में जो हासिल किया या जो नहीं हासिल कर पाया अमरीका, बहरहाल वो एक बड़ी तवील बहस चल रही है। लेकिन इस वक्त अमरीका की अफवाज का इनखला हो रहा है, तालिबान बिल्कुल सुकून से अपना कंट्रोल की जानिब जा रहे हैं। कोई ना खाना जंगी का मामला है ना अगेंस्ट इस वक्त अमेरिकन कोई भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई दोनों जानिब से नज़र आ रही है। जो हदफ है इस वक्त कि अफ़गानिस्तान में जल्द अज जल्द हुकूमत का बनना, वो आप देख रहे हैं कि वो वाकई वो हुकूमत हो पाए जो 1996 से 2001 की हुकूमत जैसी हुकूमत ना हो कि सिर्फ तालिबान कंट्रोल हो। अब सारे एथनिक ग्रुप्स को मिला के हुकूमत बनाने में तालिबान कामयाब हो पाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है और कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं जी वो तालिबान ने फतवात हासिल कर ली, मकसद हल कर लिया। भाई इतना भी आसान नहीं है। अभी आप देखें कि जो एयरपोर्ट है वो अभी भी अमेरिकन के कब्ज़े में है। और जिस तरह से ये चीज़ें डेवलप हुई हैं विद इन फ्यू डेज़, इसका तो कोई आपने देखा होगा ना अखबारों में तस्करा था ना मीडिया में कहीं तस्करा था, कुछ भी नहीं था। यानी कि अमेरिका ने भी कहा था कि तकरीबन 90 डेज़ लगेंगे, 3 महीने, उसके बाद जाके जो है ये सिचुएशन जो है वो
हैंड ओवर होगी इनकी अफ़गानिस्तान जो गवर्नमेंट है। लेकिन आपने देखा होगा कि सबसे जो हैरानकुन बात है वो ये है कि अफ़गानिस्तान हैड ए वेरी बिग 3,50,000 ट्रेंड आर्मी with the latest art of technology weapons with them। उनके साथ एयरफोर्स भी है, टैंक भी हैं, पत्थरबंद गाड़ियाँ भी हैं। मतलब दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से जो है वो कोई फ़ौज जो है किसी मुल्क की वो एकदम ऐसे सरेंडर कर दे जैसे रेत की दीवार है उसको क्रॉस करके चले गए। अब ये इसमें ज़रा थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा कि ये इसके पीछे क्या अवामल थे कि तालिबान को एकदम फ्री एक्सेस मिल गया और वो बग़ैर देखें उन्होंने एक गोली तक नहीं चलाई है, वरना आपने जो पहले 96 और 2001 तक वो आए हैं तो आपने देखा होगा किस तरह से लोगों का कत्लेआम हुआ था। उस तरह की कोई बात नहीं की और उन्होंने मतलब एक इंस्ट्रक्शन दी हैं कि भाई कोई किसी के घर नहीं जाएगा, कोई किसी को तंग नहीं करेगा। तो सिचुएशन जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स है। और देखें बात ये है कि इस वक्त आपने देखा अशरफ गनी जो हैं वो भाग गए। मतलब एक लिहाज से तो उन्होंने अच्छा किया, अगर वो रहते तो वो ज़रूर मुकाबला करते इनका। अगर मुकाबला करते तो फिर कत्ल गारतगरी होती दोनों साइड से। तो ये अच्छा ही है क्योंकि उन्होंने इतने साल हुकूमत की है तो लॉयल्टी होती है लोगों की भी होती है, फ़ौज की भी होती है। लेकिन जिस तरह से ये सिचुएशन डेवलप हुई है और जिस तरह से फ्री एक्सेस मिला है तालिबान को, वो मेरा ख़्याल है कि इसके पीछे कोई ना कोई ऐसे अवामल हैं जिनकी के तफसील में जाने की ज़रूरत है। मतलब इस पर हादसा जितनी चाहे लंबी आप बहस कर लें जी। लेकिन अमेरिका ने जो फ़ैसला किया था दोहा कॉन्फ्रेंस में कि मई से वो अपना फ़ौजें निकाल लेंगे, दे स्टक टू देयर प्रॉमिस। और जो बाइडेन ने कल भी यही कहा है कि हमारा तो जो प्रोग्राम था उसके मुताबिक हम जो हैं हम जीते हैं ना हारे हैं, बल्कि हमने अपना जो प्रोग्राम था उसके हवाले से हमने अब वो तश्कील दिया और वहाँ से हम लोग आए। अब देखना ये है कि देखें बात ये है कि वहाँ पे मुख्तलिफ वार लॉर्ड्स हैं इस वक्त भी। अभी इन्होंने तकरीबन 19 प्रोविंस हैं जो इनके कब्ज़े में हैं 34 में से जी। तो उसमें अब ये देखना है कि जो बाकी जो प्रोविंसेस हैं वो अब किस तरह से बिहेव करते हैं। मतलब काबुल तो उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, बिल्कुल सही है। और उन्होंने एश्योरेंस भी दी है कि हमने जंग ख़त्म कर दी है और कोई जो सिविलियन जो लोग वहाँ शहर में बैठे हैं सब अपना अपना असला जमा करा दें। लेकिन अब बात यह है कि हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो अफ़गानिस्तान में जो अभी कोई अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, अभी देखें वहाँ पे जो मेस क्रिएट हुआ है। एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान मौजूद थी, उसका एक स्ट्रक्चर था, सरकारी दफातर थे, एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, पुलिस थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी। वो बिल्कुल इस वक्त है ही नहीं, वहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। वो कहाँ चले गए हैं, ये तो अब देखना है कल सब के अब किस तरह से ये इसको मैनेज करते हैं। अच्छा, मैं इस वक्त पाकिस्तान के रोल के हवाले से कि ख़ित्ते में कल सलामती कौंसिल का तलत वज़ार साहिबा इजलास भी हुआ, उसमें भी बाकायदा तौर पर ये कहा गया कि जल्द अज जल्द जो है वहाँ एक हुकूमत का बनना, सेटअप का बनना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही वहाँ पर जो रशिया और चाइना ने बात की है, जैसे अफ़गान सफ़ीर ने कहा कि आप उस हुकूमत को जो तालिबान इस वक्त सेटअप है उसको ना तस्लीम करें, तो रशिया और चाइना ने दोनों ने बातचीत के हवाले से और राब्ते के हवाले से कहा कि वो राब्तों में हैं। तो इसका मतलब है ख़ित्ते के अंदर तालिबान के साथ तो पहले भी उनके मॉस्को मुज़ाकरात भी, बीजिंग मुज़ाकरात भी आपके सामने हैं। पाकिस्तान को इस सारे अमल में किस तरह से रिएक्ट करना है कि हमें ये फौरी तौर पर तस्लीम करना है, दोस्त ममालिक के साथ मिलकर जो आज वज़ीर इत्तलात बात कर रहे हैं, या ख़ित्ते के ममालिक के साथ मिलकर देख कर करना है? पाकिस्तान का इस वक्त रोल क्या है अफ़गानिस्तान के मामले को लेकर? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को और दीगर जो अफ़गानिस्तान के
नेबर्स हैं, मसलन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, पाकिस्तान, ईरान, रशिया, चाइना, हम सबको एक मुत्तफ़िक़ा स्टैंड होना चाहिए और हम सबको रिकॉग्नाइज करना चाहिए अफगान गवर्नमेंट। देखिए, अफगान गवर्नमेंट जो पहले थी वो इंस्टॉल की थी इन्वेडर्स ने, लेकिन हम सब ने उसको रिकॉग्नाइज किया था। अफगानिस्तान में, काबुल में जो भी पावर में हो, मेरा ख्याल है हम सब नेबर्स को उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका इस जल्दी में जो भागे थे वो, उसकी वजह ये थी, कई जगह पे ये अब मसला आ रहा है, डिस्कस हो रहा है कि वो चाहते थे कि अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो जाए, खाना जंगी शुरू हो जाए। अगर वहाँ खाना जंगी शुरू हो जाती, खुदा न खास्ता, तो वो पाकिस्तान में और नेबरिंग स्टेट्स में स्पिल ओवर होती, सीपैक खत्म हो जाता और ये पूरा खित्ता बदअमनी की एक उसमें चला जाता, वेव में। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा हुआ है कि खाना जंगी नहीं हुई, अफगानिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और हम लोगों को, सब नेबर्स को मदद करना चाहिए अफगानिस्तान की स्टेबलाइज होने में, और इसके लिए मिलकर ही काम करना होगा। मेरा ख्याल है चैलेंज इतना बड़ा है कि कोई मुल्क, नेबर अकेले नहीं कर सकता है, मगर सब मिलकर अगर करें तो इससे अफगानिस्तान स्टेबलाइज होगा, खित्ता स्टेबलाइज होगा, सारे नेबर्स का फायदा होगा और अफगानिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उससे सबको फायदा मिलेगा। BRI एक तरह से उसको इम्पेटस मिलेगा, उसको फरोग हासिल होगा, सीपैक, और मेरा ख्याल है इससे बेहतर मौका नहीं आएगा खित्ते के ममालिक के लिए। हम सबको अपने कार्ड्स बहुत होशियारी से खेलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। US गवर्नमेंट, बाइडेन वगैरह कोशिश करेंगे एम्बिग्विटी पैदा करने की, कभी क्या कौन सा पॉइंट ले आएंगे, मगर ये बहुत अच्छा हुआ तालिबान ने अकल से काम लिया कि उन्होंने पुरअमन तौर पे काबुल को भी हासिल किया और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि वो चाहते हैं कि सब अफगान जो हैं वो अफगानिस्तान में ही रहें और अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में अपना रोल प्ले करें। चलिए, ये थोड़ी हैरानकुन थी नज़ीर लगारी साहब, ये हैरानी नहीं है कि ये पिछले 20 साल पहले के अफ़गानिस्तान के तालिबान मुख्तलिफ, और अब की बार हमारे लिए तो ये हैरान था कि वो हॉस्पिटल में ख़वातीन डॉक्टर्स की इजाज़त हो गई, वो आ गई वापस। फिर उससे हैरानकुन था कि फ़ीमेल जर्नलिस्ट भी आ गए, बल्कि उन्होंने तो इंटरव्यू भी दे दिया। उस इंटरव्यू के हवाले से भी बात करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि अशरफ गनी साहब का इस्तीफ़ा जाना था, ये तय था कि दोहा में, उस पर भी बात करते। लेकिन ये भी हैरानी है कि जिस किस्म के अफ़गानिस्तान में तालिबान का जो अभी रिएक्शन सामने आ रहा है। देखिए, एक तो इनको कितनी देर इस अपने नए पोस्चर को रख पाते हैं और अपने पुराने तर्ज अमल को अख्तियार करते हैं या उसको तर्क करते हैं, अभी तक इसको तय करने में फैसला वक्त लगेगा। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि तालिबान ने कोई अंदर तब्दीली आई है और उनके तर्ज अमल में, उनके रवैयों में, उनकी रिजिडिटी में। एक तो यही है कि मैं 1995 में तालिबान के लोगों से मिला था, मैं मुल्ला उमर से भी मिला था। तो उस वक्त एक वज़ीर साहब थे, तो मैंने एक गधा गिरा और उसकी मैंने तस्वीर लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, आप किसी जानदार की तस्वीर नहीं ले सकते। मैंने कहा ये दरख्त भी तो जानदार है। उसने कहा नहीं, आप जो जानदार, मुतहरक जानदार है, आप उसकी तस्वीर नहीं ले सकते। आप पहाड़ की तस्वीर ले लें, दरख्तों की भी ले लें, लेकिन आप जानदार की तस्वीर नहीं ले सकते। तो आप तो वो कैमरों के सामने खुद वही तालिबान जो है आपको नज़र आ रहे हैं, वो किसी की भी तस्वीर, मुल्ला उमर की भी तस्वीर नहीं थी। अब तक जो भी चलती रही वो सारी की सारी नकली तस्वीर चलती रही है, कभी भी उनकी असली तस्वीर नहीं आई थी। एक तर्ज अमल ये था, और दूसरा तर्ज अमल ये था कि मैंने खुद देखा था कंधार के अंदर कि बहुत से टीवी सेट, कम से कम 40-50 टेलीविज़न के सेट्स जो थे, उनको रस्सियाँ बांध कर खम्भों से लटकाया हुआ था कि हमने शैतानी चरखे को जो है फांसी पे चढ़ा दिया है। और इस तरह के और बहुत से
मैंने चीज़ें देखी थी और जिसमें मुझे लग रहा था कि रिजिडिटी इंतहा की है, ये दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। अब नए हालात में क्या वो दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार हैं? क्या वो एक नए हक़ाइक़ का इदराक करेंगे? वो पहले उन्होंने कहा था कि हम ख़वातीन के स्कूलों को और तालीमी इदारों को जो है हम तब्दील कर देंगे मदारिस में, तो क्या अब भी वैसा होगा? या जैसे अभी उन्होंने कहा है कि नहीं, बच्चों को ख़वातीन को और बच्चियों को और लड़कियों को तालीम हासिल करने की इजाज़त होगी, और उन्होंने नकाब की बजाय हिजाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो हिजाब का मतलब यह है कि अगर चेहरा नज़र भी आ रहा हो तो बाकी जो बदन है वो ढका हुआ हो। तो इस हद तक वो कंप्रोमाइज़ हुए हैं। तो क्या और भी कंप्रोमाइज़ होंगे? चूँकि तर्ज़ हयात को आप एकदम जब बदल देते हैं तो सोसाइटी आपको कबूल नहीं कर पा रही होती है। अफ़गान सोसाइटी ट्राइबल सही, लेकिन शहरों में बहुत नयापन आया है पिछले 50-60 साल में, और उससे भी ज़्यादा जब से बना है। एक नई चीज़, तो नई ज़िंदगी तो बन ही रही थी। और फिर ये ज़ाहिर शाह के दौर में, दाऊद के दौर में ख़वातीन बहुत आगे आई थी। फिर ये जो बीच में खल्क पार्टी और परचम पार्टी के PDPA के जो अदवार आए थे, उसमें भी ख़वातीन बहुत आगे आई थी। और इन्होंने फिर आकर कहा कि अस्पताल में भी नज़र ना आए और वहाँ भी नज़र ना आए, नर्सें भी नहीं हूँ, डॉक्टर भी नहीं हूँ। अब वो सूरत हाल को वैसे नहीं देख रहे हैं। अब देखना यह है कि ये सारी सूरत हाल कितनी देर तक और कायम रहती है और वो इस सारी सूरत हाल को कितनी देर तक और कबूल करते हैं। तो लेकिन मेरा अपना खुशगुमानी यह है कि हो सकता है कि वो रियलाइज़ करें कि ये नई ज़िंदगी के हक़ाइक़ को वो तस्लीम करें, और अगर वो तस्लीम करते हैं तो फिर दुनिया भी उन्हें तस्लीम करने की तरफ आगे बढ़ेगी। एक तो ये कि ये हथियार जो हैं, ये भी अपने हथियार जो हैं, अगर कोई सरकार बनती है, अगर कोई हुकूमत बनती है तो उसके पास होना चाहिए। और लगारी साहब, आपने तस्लीम करने के हवाले से हुआ था, मैं ज़िमनन साथ में जो सलामती कौंसिल का कल के इजलास है, 2 बड़े मुल्कों ने तो खुल के बड़ा ये बात कर ली है कि वो राब्ते में है। तो राब्ते का मतलब ये है कि मॉस्को हो या बीजिंग हो, तो वो तस्लीम करने की जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने पहले दिन अर्ज किया था आपको कि ये तस्लीम करेंगे। मैंने पहले दिन ये अर्ज किया था जब ये आ रहे थे, काबुल के दरवाजे पर थे, मैंने कहा कि चाइना और रशिया जो है वो तस्लीम करेंगे, इसलिए कि दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रही है। और जो यूनिपोलर बनाना चाहता था USA, अब वैसी सूरत हाल नहीं रही है। अब और मराकज़ खड़े हो रहे हैं। अगर अफ़गानिस्तान में एक पोलर गिर पड़ा था, एक अगर सतून गिर पड़ा था और सोवियत यूनियन मुनहदम हो गया था, तो अब एक रूस और एक चीन बड़ी हैसियत में खड़े हो गए और अमेरिका के मद्दे मुकाबिल हैं। तो अब दुनिया वैसी नहीं रही है। अब वो जाहिर है उसके मद्दे मुकाबिल हैं, तो चीन और रूस राब्ते में भी हैं तालिबान के साथ, और नई चीज़ों के बारे में भी उनके साथ बातचीत भी हो रही है। मेरा ख्याल है कि एक नई ज़िंदगी का इम्कान हो सकता है अफगानिस्तान में। बिल्कुल सही। अब देखना ये है कि ऐसे नई ज़िंदगी के इम्कान के अंदर जो एथनिक ग्रुप हैं उसका शामिल होना, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर तमाम एथनिक ग्रुप्स की अगर हुकूमत हो तो फिर काबिल कबूल भी हो सकती है। तो बार बार हम बात कर रहे हैं कि जो 3 बड़े नाम हैं, अहमद करज़ई साहब हैं, अब्दुल्ला हैं, गुलबदी निकमत यार हैं, वो वहाँ पर मौजूद है और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अफ़गानिस्तान छोड़कर नहीं जा रहे। तो अब तालिबान और बाकी ग्रुप्स जो हैं वो किस तरह मुतफ़िक़ा हुकूमत की जानिब बढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मेहमान हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। कर्नल साहब, आपसे इस वक्त बड़ा अहम जो मामला है वो है कि पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान का रोल है वो बहुत, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि तालिबान की हुकूमत आ जाएगी पाकिस्तान में। हमने बड़ी मुश्किलात गुजारी हैं 9/11 के बाद से लेके अब तक। 70-80 हज़ार हमने जाने गंवाई हैं, बिलियन ट्रिलियन का हमारा नुकसान हुआ है, और हम इस वक्त जहाँ पर खड़े हुए हैं वहाँ से टेक ऑफ की पोजीशन बनती है CPAC की सूरत में। तो पाकिस्तान का इस वक्त जो किरदार अपने मुल्क के हवाले से, वहीं पर अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो क्या होना चाहिए सर? देखिए, पाकिस्तान ने तो बिल्कुल क्लियर कट एक अपनी पॉलिसी जो है वो वाज़ेह कर दी है, क्योंकि अच्छा हुआ हमने माजी से सबक सीखा। पहले हम जो पुराना वक्त था उसमें हम लोग काफ़ी डिक्टेशन देना चाह रहे थे कि इस तरह की हुकूमत हो, फलाना सरबराह बने, फलाना प्रेसिडेंट बने। अब वो चीज़ नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है पाकिस्तान की तरफ से। और अब उन्होंने कहा है कि वो किसी किस्म की
अफ़गानिस्तान में कोई मदाखलत नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अभी जो भी वहाँ पे ग्रुप बसर इक़्तिदार आया है वो अपना एक अवाम अगर उसको चाहते हैं लाना तो ठीक है, वो पाकिस्तान भी उसको करेगा। लेकिन एक चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी की है, शाह महमूद साहब ने जो कहा है कि हम फौरी तौर पर मतलब एक वी विल नॉट जंप टू कंक्लूजन कि हम जाके उनको रिकग्नाइज कर लें। आपको याद होगा 96 में भी उससे 3 मुल्क थे जिन्होंने रिकग्नाइज किया था, पाकिस्तान था, सऊदी अरब था और UAE था। तो जैसे हमारे एक तजियाकार ने ये कहा है कि उन्होंने रशिया और जो चाइना है वो उन्होंने हामी भरी है कि हम मतलब आपसे बातचीत करते हैं, मतलब दे आर विलिंग, क्योंकि उनके अपने भी वहाँ पे मुफाद अभी बहुत वाबस्ता हैं। इसमें एक जो बेहतरीन जो सूरत हाल हुई है वो ये हुई है कि भारत का रोल जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है जी। भारत अब कहीं का नहीं रहा। उनके अपना मीडिया, मैं हैरान हूँ, अभी मैं कल ही देख रहा था, वो कह रहे थे कि आप अपने मुंह के ऊपर अपना मिट्टी फेंको खूब कि हमने इन्वेस्टमेंट किया और ये किया वो किया। वो किधर है इन्वेस्टमेंट, किधर है? तो इनका ये ख्याल था कि शायद हम ये फोर्सेस जब जाएंगे तो वहाँ से एक तो ब्रिगेड आ जाएंगे और सिविल वार शुरू हो जाएगी, जैसा तलत साहब ने कहा कि उनका तो अमेरिका का ये एक ख्याल था कि जैसे ही वो जाएंगे तो ये काम शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान जो है वो तो कल सब वाकई भारत का रोल जो आप समझते हैं कल सब वो वाकई ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका का तो खत्ते में स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत। तो भारत को जिस तरह से वो सारे CPEC से लेके चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो मैं उधर आ रहा हूँ। अभी इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी कैसे लेके आई जाए। देखिए अभी तक उन्होंने एक गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, देयर आर डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स वहाँ हैं और सबको साथ लेके उनको चलना पड़ेगा। मेरे ख्याल में एक तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि दे शुड गो फॉर जनरल इलेक्शंस और देखें कि अवाम जो है किसको वो पसंद करते हैं। अगर इनको करते हैं तो शौक से आने दें, मतलब ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो भी अच्छा है। लेकिन यह है कि हमें अब अपने आप को बचा के रखना है, किसी की साइड नहीं लेनी है। अब इनका भी देखना है कि इनका TTP के साथ क्या ताल्लुक़ होगा। और आपको पता है हमारे अभी भी स्लीपिंग सेट हैं, उनके सेल बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। ये थोड़ी कि जी वो वहाँ पहुँच गए हैं तो अब तमाम जो है भारत भी खामोश होकर बैठ जाएगा, बल्कि वो अब ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी वो तो चाहेंगे ना कि यहाँ पे अमन ना हो, डिस्टेबलाइज हो। तो इसलिए अब क्या फॉर्म बनता है, तो इसमें हमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ने कहा है, बिल्कुल सही सोच है उनकी, दे शुड वेट कि बाकी दुनिया जो है वो कैसे रिएक्ट कर रही है इसको। उनमें से कितने कंट्रीज़ हैं जो दे कम फॉरवर्ड जो कि इनको रिकग्नाइज करें। पहले इनको दे हैव टू स्टेब्लिश देमसेल्व्स ऑन द ग्राउंड प्रॉपरली। ये तो वैसे ही आपने देखा होगा कि एक फोर्स आई, उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था। अब ये भी एक देखा जाए तो वही सिस्टम के तहत ही आए हैं और अपना, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस दफ़ा जो इनकी जो स्ट्रेटजी थी वो बिल्कुल ऐसी है बिल्कुल कि उन्होंने कहा कि जी कोई फायर नहीं होगा, कोई बुलेट नहीं मारेगा, कोई बंदा नहीं मारा जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। तो दे हैव ऑल्सो शोन फ्लेक्सिबिलिटी। और वो जो पहले का उनका था जो औरतों को घरों में बंद करने का, स्कूल बंद करने का, मेरा ख्याल है वो अभी फेज़ ओवर हो गया है। लेकिन अब इसके अंदर भी 2 ऐसे ग्रुप हैं, अब उनमें आपस में उनको तय करना है कि व्हाट विल बी दी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बगैर उसके तो कोई भी मुल्क नहीं चलता। तो अब देखना सर ये है कि जो एक मिलिट्री स्ट्रेटजी तालिबान की थी वो फिर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी और अब पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है। मेरा आखिरी पॉइंट वही आ रहा था कि ये इतनी बड़ी फौज थी 3.5 लाख आदमी की, इसका क्या बनेगा। मतलब ये है कि वो तो एक किस्म का एक डिसबैंड हो गई है, लोग भाग भी गए हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ उधर हो गया है और सामान उनका सारा लूट लिया गया है, आपने देखा होगा। तो अब ये देखना है कि ये एक बहुत बड़ा मामला है कि ये जो 3.5 लाख पुलिस कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कि ये अफगानिस्तान की अफवाज में शामिल होंगे। वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क। इसको
मतलब ये है कि कल भी हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि वॉर लॉर्ड्स जो हैं वो कदे मुख्तलिफ लगारी साहब भी ये बात कर रहे थे, हम उस पर बात, लेकिन एक चीज़ जो आपने बात की है तलत वज़ारत साहिबा के रिकग्निशन के हवाले से, अब अगर पाकिस्तान डिले करता है तो फिर भी एक नेगेटिव मामला है कि जो तालिबान हैं, जो पहला ग्रुप तालिबान की हुकूमत को, अफ़गानिस्तान को रिकगनाइज़ कर लेता है, उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं होता, तो फिर भी पाकिस्तान के लिए एक बेहतर नहीं है। और बहुत ज़्यादा जो कल साहब बात करेंगे फौरी तौर पर रिएक्शन होना चाहिए, और जो वो भी बिल्कुल सही नहीं है। तो इस वक्त पाकिस्तान को इस लिहाज से भी बहुत करीब देखना है। दूसरा मेरा सवाल बड़ा अहम है आपसे, वो है कि आपने अभी सेंट्रल एशियन रियासतों के हवाले से और ख़ित्ते के ममालिक की बात की। पाकिस्तान का एक जो तरक्की का या माशी एक जो चीज़ है वो है सी पैक से जुड़ा हुआ, अब उससे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक भी और पाकिस्तान, रशिया तक और चाइना, वो सारे अमल भी शामिल है। अब ये जो मुआशी इनकलाब है इस खित्ते के अंदर, वो आप देख रहे हैं कि वाकई वो उस तेज़ी के साथ होगा जो 20 साल तक अमेरिका नहीं चाह रहा था। अमेरिका की इंटरवेंशन क्या होगी इस सारे अमल में? जी, अमेरिका, इंडिया, इन ममालिक की यही इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर था कि CPEC, BRI फेल हो जाए। अब अमेरिका यहाँ नहीं है ऑन द सीन, लेकिन ये हम अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि वो बिल्कुल ही यानी लाताल्लुक हो जाएगा इस इलाके से। उसने बहुत कोशिश की थी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में वो अपने असर रसूख बढ़ाए, लेकिन उसमें दो चीज़ें माने आई। एक तो ये है कि रूस का काफ़ी वहाँ पे असर है, और अब चीन का असर भी बढ़ गया है, और चीन और रूस मिल के उस इलाके को चाह रहे हैं स्टेबलाइज करना। खैर वो स्टेबल तो पहले ही है, लेकिन उसको माशी तरक्की और उसको मेन स्ट्रीम में लाना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अमेरिका गालिबन सेंट्रल एशियन स्टेट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। कोशिश उसने बहुत की थी वहाँ अपना असर बढ़ाने की। अब ये हो सकता है कि वो भारत के जरिए से कश्मीर में, और आपको पता है कि वो हमारी शहरग है जो गिलगित से आती है, खास तौर से CPEC के लिए तो वो बहुत ही अहम है। BRI तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो चीन के पास कैपेबिलिटी है कि वो सीधा सेंट्रल एशिया में जाता है, लेकिन CPEC को रोकने के लिए अमेरिका और इंडिया अभी भी मेरा ख्याल है काफ़ी फाल हो जाएंगे, कोशिश करेंगे। अमेरिका कोशिश करेगा कि वो इंडिया को इस्तेमाल करे और इंडिया के ज़रिए से किसी तरह गिलगित में कार्रवाइयाँ करे। लेकिन पिछले दिनों जो चाइना ने ऑब्जेक्शन रेज किया था, इंडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर रहा था, उसका मकसद यही था, अगर वो बन जाता, वो जो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा था, उसका वाहिद मकसद था हमारी लाइफ लाइन को गिलगित में काटना। तो उसमें तो इंडिया नाकाम हो गया क्योंकि चीन ने उसको शिकस्त दे दी उस कॉन्फ्लिक्ट में। लेकिन देखिए ये दुनिया काफी फैली हुई है, ग्लोबलाइजेशन है, इतने सारे ममालिक हैं, तो जो हमारे मुखालिफिन हैं वो कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अगर अफगानिस्तान के तमाम नेबर्स यूनाइट हो जाते हैं, अब नेबर्स में डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू है। ईरान जो है उसका एक अलग पर्सपेक्टिव था, लेकिन इस दफा मुझे बहुत खुशी है कि ईरान ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और तालिबान ने अपना एटीट्यूड काफी चेंज किया है। अब तालिबान में हर सेक्ट के लोग आए हैं। ये मैंने जब पढ़ा तो मुझे पहले हैरत से मेरी आंखें खुली रह गई, और उसके बाद एब्जॉर्ब करते हुए मुझे कुछ टाइम लगा कि तालिबान ने अपने आप को खाली वो जो एक पश्तून बेल्ट में लिमिटेड थे वहां से निकले। अब तालिबान में ताजिक भी है, तालिबान में उज़्बेक्स भी हैं, एथनिक ग्रुप अलग हैं और सेक्टेरियन ग्रुप्स भी हैं। तो मेरा ख्याल है इस लिहाज से अगर अफगानिस्तान के नेबर्स मिल जाते हैं
और हम सब की इंटरेस्ट में है कि हम मिल जाएं, इसलिए क्योंकि अगर खुदा न खास्ता अफगानिस्तान स्टेबल ना रहा तो बिल्कुल ये अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ख़त्े में तरक्की के हवाले से, क्योंकि तमाम ममालिक जो है वो हम कहीं ना कहीं देखते हैं तो वो रशिया अमेरिकन मुखालिफ, चाइना अमेरिका उसके मुखालिफ, पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका की पाबंदियाँ, ईरान पर अमेरिका की पाबंदियाँ, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो हौसला अफजा है लगारी साहब, जिस पे उससे रोज़ भी आपने बात किया, हम उस पर थोड़ा सा मज़ीद अब आगे उस पर लेकर चलते हैं। जो अभी मैंने एक स्टेटमेंट भी बताई कि तीनों जो लीडर्स हैं, चाहे वो गुलबदीन हिकमत यार हैं या वो अब्दुल्ला हैं या फिर कारज़ाई साहब हैं, तो ये वो तीनों बड़े लीडर्स हैं वहाँ पर। तो इनका वहाँ रहना और फिर ये कहना कि वो अफ़गानिस्तान की तरक्की में और अमन में किरदार अदा करेंगे, ये भी एक बड़ा हौसला अफजा होगा कि इसका मतलब है कि वो पहले से तैयार इन सारी चीज़ों के लिए थे, क्योंकि अब्दुल्ला साहब तो ख़ुद दोहा में वहाँ मसालती कमेटी के साथ काम कर रहे थे। तो इसका मतलब है प्लान यहाँ बाकी एथनिक ग्रुप्स और बाकी ग्रुप्स का वो चल रहा था कहीं ना कहीं। देखें, कारज़ाई साहब तो बोन कॉन्फ्रेंस की पैदावार थे, और बोन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 2001 में, उससे काबुल के फाल्स के बाद या उससे कुछ रोज़ पहले, तो उस वक्त हुकूमत साजी का अमल था और कारज़ाई साहब को लाया गया। कारज़ाई साहब कंधार के करीब के गजनी कबीले के हैं और उनका अपना पावर बेस कोई भी नहीं था। वो एक वाल लॉर्ड हो सकते हैं किसी ख़ास मखसूस इलाके के, लेकिन ब्रॉड बेस्ड अफ़गान नौइयत का उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड पस मंज़र नहीं है। वो सदर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसे सदर रहे हैं जिसका सलेक्शन जो है वो किया गया था, यानी उसको आप इलेक्शन कह नहीं सकते, जहाँ पर तमाम लोगों ने मिलकर इत्तेफाक राय किया हो। बहरहाल एक अरेंजमेंट था। और अब्दुल्ला किसी हद तक जो है वो शुमाली इत्तेहाद के करीब रहे हैं, और वो भी नामजदगी, चूँकि कासिम फ़हीम जो हैं वो नहीं रहे फ़ाल, और वो नहीं उनके पास अहमद शाह मसूद के बाद जो है वो कासिम फ़हीम आ गया है, और फिर उसके बाद उनके बाद जो है ये अब्दुल्ला है। तो उनका एक थोड़ा बहुत पंजशेर के इलाके में या दीगर इलाकों में कुछ ना कुछ असर हो सकता है। और गुलबदीन हिकमत यार जो हैं वो तो तालिबान के हाथों ही पिटे थे और तालिबान के हाथों ही उनका ज़वाल आया था। लेकिन भारत उन्होंने अपने इस पूरे अरसे में जब तालिबान आ गए थे तो ये ज़ाहिदान चले गए थे और वहाँ पर ईरान में रह गए थे और एक अरसे तक वहाँ पर रहे। तो अब उनके आने के बाद उनकी अपनी पावर बेस क्या रही है। एक ज़माना था जब गुलबदीन एक बड़ी ताकत हुआ करते थे और उनके पास एक बड़ी फोर्स मौजूद थी, असले मौजूद थे, उनके पास एमुनिशन था, उनके पास टैंक थे, उनके पास जनरल शाहनवाज तनई जैसे लोग थे। अब तो उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस वक्त, या उन्होंने कहीं अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है इस तरह की जो मिलिटेंसी हो, जो उनके पास अपनी एक ताकत वो मौजूद है या नहीं है, या उनका अपनी जो वो है फॉलोइंग जो है वो उनकी कितनी है इसका अंदाज़ा नहीं है। बहरहाल वो एक फ़रीक के तौर पर मौजूद हैं। बाल तालिबान जो हैं वो भी मौजूद हैं, और जो इलाके अब तक उनके कब्ज़े में नहीं आए वो भी कम नहीं है। 10-15 सूबे तो ऐसे हैं जहाँ पर उनकी अमलदारी पूरे तौर पर कायम नहीं हो सकी है। तो वहाँ पर भी ज़ाहिर लोग होंगे और उनका भी कोई अमल दखल होगा। वहाँ के लोग क्या करते हैं, वो सरेंडर करते हैं, वो बैठते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं। काबुल पहुँच जाना तो ये इनके बहुत पहले का मामला था, ये पहुँचना चाह रहे थे। ख़ास पर मुल्ला याकूब जो हैं मुल्ला उमर के बेटे, ये आना चाह रहे थे कि भाई जहाँ हम सबसे पहले जो है काबुल पर कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये तो मुल्ला बिरादर का और मुल्ला हैबतुल्लाह का ख्याल ये था कि नहीं, पहले हमें पैराफ्रीज को और आसपास के इलाकों को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। तब भी पूरा कंट्रोल अब तक नहीं हुआ है। तो उन तमाम चीज़ों को जैसे कहा जा रहा है कि इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक एक सेटअप बनना चाहिए, क्या हम तवक्को करें कि तालिबान एक इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए आगे बढ़ेंगे, तैयार होंगे? क्या वहाँ पर जैसे कर्नल मुख्तार भट्ट साहब फरमा रहे हैं कि वहाँ पर इलेक्शन हो और वहाँ पर उनकी हुकूमत जो भी इलेक्शन में जीते उसकी हुकूमत कायम हो जाए, क्या ये ऐसा माहौल है? क्या ऐसी फॉलोइंग है? क्या जहाँ पर बंदूक, कलाशनकोफ और हथियार होते हैं, क्या दिल भी वहीं होते हैं, या हथियार दिल फतह करते हैं या दिल फतह नहीं करते हैं? ये भी तय होना बाकी है। तो कैसे ये तय होगा? लेकिन एक ऐसा सेटअप ज़रूर होना चाहिए। और मैं नहीं कहता हूँ कि वो ट्रांजिशनरी हो, एक
एक मुस्तकिल सेटअप ऐसा होना चाहिए जो आकर काबुल के नहीं बल्कि पूरे अफ़गानिस्तान के हालात को नॉर्मल करे और उनको एक फेज़ में ले जाए। वो नहीं है कि नेटो फोर्सेस बैठी हैं, अमेरिका बैठा है, दुनिया भर के खैराती इदारे आकर बैठे हैं, दुनिया भर के वालदार आकर बैठे हैं और बिटकर वो जो है इसके हालात को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं। अफ़गानिस्तान के लोगों को ये मौका मिलना चाहिए कि वो एक इकाई के तौर पर सोचें और अपने मुस्तकबिल के बारे में ख़ुद फैसला करें कि उन्होंने अपना तर्ज ज़िंदगी कैसा रखना है। इसके बारे में उनको सबको सपोर्ट करना चाहिए। देखना ये है कि वो ग्रैंड जिरगा की सूरत में होती है जो एक उनकी रिवायत है सदियों से, या फिर वो जो इलेक्शन की सूरत है उसमें होता है। अब तो देखना है कि अब आगे चल के मामलात को कि अगले जो दिन हैं वो बड़े अहम हैं। अच्छा, एक सवाल बड़ा अहम इसमें मैं कल साहब आपसे आखिर में जानना चाहूँगा कि जिस तरह से मुलाकात हुई चीनी वज़ीर ख़ारजा की तालिबान के साथ, जुलाई के ये वस्त की बात है, उस वक्त सिंकियांग में जो भी इस्लामिक वहाँ एक तहरीक है उसके हवाले से बड़ा क्लियरली पैगाम उधर से हुआ कि तालिबान उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम कि TTP के नाम से एक पूरी दहशत फैलाई जाती रही। अब पाकिस्तान के लिए भी बड़ा एक अहम रोल है कि वो तालिबान के साथ ये बातचीत के बहुत ज़्यादा जो वॉरियर्स हैं कि बहुत ज़्यादा जो TTP के दहशतगर्द हैं उनकी बड़ी पनाहगाहें वहाँ रही हैं। अशरफ गनी साहब के दौरे हुकूमत में वो बड़े ऑपरेट होते रहें कि अब वो वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो पाएँ। फिर इसी तरह से दाइश के ख़तरात जो हैं बहरहाल वो ख़ित्ते में कहीं ना कहीं मौजूद हैं, वो रीऑर्गेनाइज ना हो पाएँ, वो ईरान के लिए, रशिया के लिए, पाकिस्तान के लिए वो मुश्किलात हों। तो ये एक नई जो ख़ित्ते के अंदर दोबारा से रीऑर्गेनाइज होने वाली चीज़ें हैं वो बड़ा अहम है। देखें, इसमें तो जो तालिबान हैं इनको बड़ा मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी भी टेररिज्म की एक्टिविटीज़ होती हैं वो वहीं से अफ़गानिस्तान से जनरेट होती हैं। जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि ये तो अब इनको डिनाउंस करना पड़ेगा तालिबान को कि उनका दाइश से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अल-कायदा से कोई ताल्लुक़ नहीं है और TTP से। लेकिन ये TTP और जो तालिबान हैं इनका आपस में काफ़ी ताल्लुकात बेहतर हैं और उनके जो हमारे स्लीपिंग सेल्स हैं वो पाकिस्तान में हैं। तो हम लोगों ने तो मतलब ये है कि आपने देखा होगा वक्फे वक्फे से वो एक्टिविटीज़ भी हिस्सा लेते रहते हैं। तो हमें मतलब ये है कि अब सवाल तो ये पैदा होता है ना कि क्या गवर्नमेंट की क्या शक्ल उभरती है सामने, क्या बन के आती है। और जब तक आप देखें अभी काबुल में आप TV पे देखें, हमने तो देखा है उसमें आप देखें तकरीबन 80% बाज़ार बंद है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, लोग एक अफरा तफरी का आलम है। तो अभी इनको मतलब पहले ये है कि कंसोलिडेट करें अपने आप को और अवाम को बताएं कि हम वो पहले वाले नहीं हैं और हम वो इस किस्म के कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने तो अपने देखें पूरी प्रिकॉशंस ले ली हुई हैं, बिल्कुल अपना बाढ़ भी कंप्लीट की हुई है और विजिलेंस भी बढ़ा दी है। अब असल में सारा जो खित्ते का बार है, अफगानिस्तान के अंदर अवाम का बार है, वो सारा तालिबान पर है कि वो किस तरह से वो अपना किस तरह से इनको पकड़ते हैं। बिल्कुल वो फेस अपना क्या दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया कल साहब, आपके वक्त का हमारे साथ मौजूद थे मुख्तार भट्ट साहब, तलत वज़ारत साहब, आपका नज़ीर अहमद लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।